अभी आपने कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत की भूमिका मतलब किस प्रकार से वो तैयार हुई उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और हम अब कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे कि वास्तव में उन्होंने कल्पना को किस प्रकार से व्याख्यायित किया है, किस रूप में उन्होंने इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। बच्चों, जो इमेजिनेशन है मतलब जो कल्पना है और कॉलरिज ने जिसका प्रयोग किया है वो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मानसिक चित्र की सृष्टि, मतलब दिमाग में जो चित्र पैदा होता है वही कल्पना है। वर्ड्सवर्थ को देखकर या उसकी कल्पना को देख करके और सुन करके कॉलरिज के मन में एक आकर्षण उत्पन्न हुआ और कॉलरिज ने अनुभव किया कि वर्ड्सवर्थ ने उन्हीं शब्दों, अलंकारों और बिंब और प्रत्ययों का प्रयोग किया है जो दीर्घ काल से प्रयुक्त हो रहे हैं, मतलब उन्हीं को लेकर के उन्होंने काव्य सृजन किया है। तो कॉलरिज के मन में भी एक उत्सुकता जागृत हुई, एक आकर्षण पैदा हुआ कि वास्तव में कल्पना वास्तव में क्या है, क्योंकि जैसे कि पूर्व मैंने बताया कि मानसिक चित्र की सृष्टि ही कल्पना है और ये कल्पना का विचार उन्होंने फिर विस्तार से समझा, महसूस किया और उसको शब्दबद्ध करते हुए हमारे सामने कल्पना का सिद्धांत आया। जब वर्ड्सवर्थ ने इन सब का एकत्रीकरण किया तो उसमें हृदय की स्पर्शता और सुबोधता के गुण आ गए, जिससे वे हमारी तर्क बुद्धि को संतुष्ट करने में सफल रहे। मतलब सबसे पहले हृदय की जो स्पर्शता है, हृदय की जो सुबोधता है, जो सरलता है, वो जब किसी भी काव्य सर्जना में आ जाती है तो हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तो वो तर्क बुद्धि को संतुष्ट करने में सफल हो गए। कॉलरिज ने माना कि जिस शक्ति ने यह किया है वो कल्पना शक्ति का ही जादू था। मतलब जो ये कविता इतनी प्रभावी उस समय बन पड़ी वर्ड्सवर्थ की, वो किस कारण से कि उसका मूल जो उसमें तत्व विद्यमान था वो कल्पना का ही जादू था, मतलब वो कल्पना शक्ति का ही एक जादू कहा जा सकता है। जो विरोधी बुद्धि, हृदय, बहिर्जगत और अंतर जगत, परिचित, नवीन आदि में समन्वय करती है, मतलब कल्पना इन सब में सामंजस्य का कार्य करती है कि जो नया है, पुराना है, हृदय है, बुद्धि है, आंतरिक जगत है, बाहरी जगत है, इन सब में जो है सामंजस्य स्थापित ये कल्पना ही बच्चों करती है। इसको उन्होंने समझा। कॉलरिज का बच्चों कहना था कि कल्पना ही प्रतिबोधन और अवबोधन की उस खाई को पाटती है जिसे पाटने में बुद्धि जब असमर्थ हो जाती है। जब बुद्धि का काम खत्म हो जाता है तो वहाँ कल्पना का काम प्रारंभ हो जाता है। वो हमारे बीच की खाई को मतलब सामंजस्य का कार्य, वो जोड़ने का कार्य कल्पना करती है। कॉलरिज तत्ववेत्ता थे और देखिए बच्चों कि उन्होंने कल्पना को ब्रह्म कल्पना माना जो प्रकृति को ब्रह्म मन के सम्मुख उपस्थित करती है। मतलब कल्पना को उन्होंने ब्रह्म का दर्जा दिया कि उन्होंने कल्पना को ब्रह्म कल्पना भी माना और वैसे ही मानव कल्पना प्रकृति के उस क्षेत्र को जिसमें मानव मन का व्यापार होता है मानव के समक्ष लाती है। जैसे मानव जो भी कल्पना करता है प्रकृति के उस क्षेत्र को, मतलब जो भी चीज़ें वो देखता है, महसूस करता है, अनुभूत करता है, तो वो अपनी कल्पना से ही वो चित्र उपस्थित उसके दिमाग में होता है। यदि विश्व ब्रह्म का आत्मज्ञान है, मतलब कहते हैं कि विश्व यदि ब्रह्म का आत्मज्ञान है तो मनुष्य जगत का आत्मज्ञान है। और मतलब यदि विश्व ब्रह्म का आत्मज्ञान है तो मनुष्य जगत का आत्मज्ञान है। मतलब वो अपनी अनुभूतियों से अपना एक नया संसार रचता है, उसकी सर्जना करता है और इसी को लेकर के हम कल्पना के मूल जो तत्व है, कल्पना का जो मूल भाव है, कल्पना की जो गहराई है उसको हम समझेंगे। इस आत्मज्ञान का कारण क्या है? कल्पना। जो आत्मज्ञान हमारे भीतर विकसित होता है, जो आत्मज्ञान की अनुभूति हमें होती है वो किसके कारण से होती है बच्चों? इसी कल्पना के द्वारा। इस कल्पना को कॉलरिज ने प्रथम पदस्थ कल्पना कहा है। जो प्रारंभिक जो विचार हमारे भीतर उत्पन्न होता है उसे कॉलरिज ने क्या नाम दिया बच्चों? प्रथम पदस्थ कल्पना। मतलब प्राइमरी स्टेज पर जो भी कल्पना हम करते हैं, प्राथमिक स्तर पर जो कल्पना की जाती है, प्रारंभ में जो विचार हमारे भीतर जन्म लेता है वो प्रथम पदस्थ कल्पना कही जाती है। मनुष्य की कल्पना ब्रह्म कल्पना का ही प्रतिनाद है, वह दिव्य प्रेरणा है और ईश्वर की सर्जना शक्ति की सहोदरा है। मतलब जो हमारे भीतर कल्पना पैदा होती है या जो विचार आता है वो किसकी सहोदरा है? ईश्वर की जो सर्जना शक्ति है उसकी सहोदरा उन्होंने माना है कॉलरिज ने। फिर
बच्चों अगर हम इसको और अच्छी तरह समझें तो कॉलरिज ने कल्पना की दो अवस्थाएं मानी है, दो प्रकार की कोटियों में इसको विभाजित किया है मोटे तौर पर। देखिए, पहले होती है प्राथमिक कल्पना और दूसरी है विशिष्ट कल्पना। तो पहले हम प्राथमिक कल्पना को समझें कि प्राथमिक कल्पना जो है एक जीवंत शक्ति होती है, जो प्रारंभ में जो हमारे विचार आता है, कल्पना आती है, और संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मूल हेतु मतलब कारण में होती है। मतलब जो पहले जो विचार आता है वो ज्ञान का मूल हेतु होता है, कारण होता है। मतलब जितना हमने महसूस किया वही कल्पना हम कर पाते हैं। विशिष्ट कल्पना प्राथमिक कल्पना की प्रतिध्वनि मात्र है। सबसे पहले जो है प्राथमिक कल्पना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी से एक विचार जन्म लेता है और वही हमें विभिन्न प्रकार का जो है ज्ञान का एहसास कराता है। इसका अस्तित्व सजग इच्छा के साथ ही रहता है। प्राथमिक कल्पना संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मूल कारण है। मतलब प्रारंभ में जो भी हम कल्पना करते हैं, जो भी विचार उत्पन्न होता है, जो भी हमारे दिमाग में भाव उत्पन्न होते हैं, जो भी अनुभूतियाँ होती हैं, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक कल्पना हमारे अव्यवस्थित इंद्रिय बोध में संश्लिष्टता लाती है। मतलब जो अव्यवस्थित जो हमारे विचार हैं, इधर उधर जो बिखरे पड़े रहते हैं, वो प्रारंभिक जो कल्पना हमारे मन में आती है उसको वो एकत्र करने का काम, इकट्ठा करने का काम, जोड़ने का काम करती है, अर्थात उसे व्यवस्थित करती है। व्यवस्था ही प्राथमिक कल्पना का मुख्य कार्य है। कहने का तात्पर्य कि जो विचार इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जब वो अनुभूति की सघनता होती है, जब अनुभूति हमारे पास इकट्ठा होती है, तो वो विचार बनता है और वो हमें ज्ञान प्रदान भी करता है। तो ये तो होती है प्राथमिक कल्पना। मतलब जैसे हमने कोई फूल को देखा या कोई पेड़ को देखा या प्रकृति की सौंदर्य को हम देखते हैं, तो जो पहले जो विचार आता है तो वो प्राकृतिक के सौंदर्य या जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान कराता है। वो प्राथमिक या प्रारंभिक कल्पना ही अति महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद बच्चों आता है विशिष्ट कल्पना, जो कॉलरिज ने इसको भी व्याख्यायित किया है। तो यहाँ मैं संक्षिप्त रूप में आपको केवल ये कल्पना के बारे में बता रही हूँ कि वास्तव में प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना क्या है। तो प्राथमिक कल्पना के बारे में आपने अभी जानकारी प्राप्त की। अब देखिए कि दूसरा जो कोटि है विशिष्ट कल्पना की, वो किनके भीतर विद्यमान होती है। ये कलाकारों या चित्रकारों में होती है, जनसाधारण में नहीं। मतलब आम जन के अंदर ये जो कोटि है विशिष्ट कल्पना नहीं पाई जाती। ये विशिष्ट जो कलाकार होते हैं, कला से जुड़े होते हैं, उनसे उन सबके भीतर ये विशिष्ट कल्पना, मतलब कहते हैं कि विशिष्ट प्रतिभा या कौशल उनमें पाया जाता है। ये प्राथमिक कल्पना शक्ति की प्रतिध्वनि है और उसी का प्रस्तुतिकरण तथा पुनः सर्जन करने में ये मदद करती है। किसको? कलाकार को। इस कलाकार को ये विशिष्ट जो कल्पना है वह कलाकार को इस बाह्य संसार का प्रस्तुतिकरण तथा पुनः सर्जन करने में मदद करती है। कहने का तात्पर्य है कि जो कलाकार जिस भी चित्र को अभिव्यक्ति प्रदान करता है या जो भी बनाता है, तो पहले वो संसार में उसको देखता है, उसके मन में एक विचार आता है, कल्पना आती है और उसमें अपनी वो वैशिष्ट्यता डाल देता है, अपने गुणों को उसमें डालता है, अपनी प्रतिभा और अपने कौशल को उसमें दिखाता है। लेकिन ये विचार तो उसको पहले प्राथमिक रूप से इस संसार से ही प्राप्त होता है। ये बाह्य संसार में जो देखता है उसी से ही विचार आता है। अनेक रूपों, व्यापारों और भिन्न भिन्न बिंबों को व्यवस्थित भी ये विशिष्ट कल्पना करती है। जो बिंब, जो कल्पना और जो भी चीज़ें इस संसार में हैं उन सबको वो एकत्र करती है, व्यवस्थित करती है। कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो मृत वस्तुओं में भी प्राण का संचार करने में सक्षम है। मतलब कल्पना ऐसी शक्ति है जो कोई मृत प्राय जो जीव होते हैं, मृत जो लोग हैं या मृत वस्तु है, उसके अंदर भी प्राणों का संचरण कर दे। मतलब इसके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है कल्पना के अंदर, जिसका कार्य अनुकरण न हो करके पुनः निर्माण करना होता है। मतलब कल्पना का कार्य भी क्या है? मतलब जो चीज़ देख ली है फिर वो हमारे कल्पना में आती है, उसको हम हमारे दिमाग में जमा लेते हैं, फिर उसको अगर हम वापस में उसको पुनर्सर्जित करते हैं तो ये भी एक विशिष्ट कार्य होता है, एक उल्लेखनीय कार्य होता है, पुनः निर्माण का कार्य होता है। यहाँ वस्तु का अनुकरण का सिद्धांत उल्लेखनीय हो सकता है। मतलब जो अनुकरण किया जाता है, वो जो सृष्टि है, ब्रह्मा है, जो परमात्मा है, उसकी जो है पुनर्सर्जना होती है। कल्पना ही मतलब उसकी अनुकरण हम करते हैं, ये कार्य अनुकरण ना हो करके उसका पुनर्निर्माण का कार्य। कैसे पुनर्निर्माण का कार्य माना जाएगा? क्योंकि उसने देख लिया लेकिन उसमें अपने विचारों को, अपनी शक्ति को, अपनी कल्पना को उसमें स्थान दिया ना, इसलिए ये
पुनर्निर्माण का कार्य कहलाता है, नकल नहीं। यहाँ अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत भी उल्लेखनीय, जैसा मैंने अभी बताया। कल्पना ही पदार्थ, मन, विचार, भावना, तर्क एवं राग के बीच की अमेध्य दीवार को तोड़ती है। मतलब कल्पना वह शक्ति है जो किसी के मन में उत्पन्न विचार, भावना, तर्क और राग के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है। मतलब जो दीवारें बनी हुई हैं उनको वो तोड़ने का कार्य करती है। वह बाह्य को आंतरिक बनाती है। जो बाहर हम देखते हैं उन सब चीज़ को हमारे अंतर जगत से उसका साक्षात्कार करवाती है। कल्पना का कार्य परस्पर विरोधी भावों, ससीम, असीम, सामान्य, विशेष, विचार, बिंब, व्यक्ति, वर्ग, नवीन व प्राचीन, विवेक व आत्मनिग्रह आदि का सामंजस्य करना ही कल्पना का कार्य है, जो अति महत्वपूर्ण है। मतलब इन सब में वो सामंजस्य स्थापित करती है। जो विचार हमारे भीतर आते हैं उन सबको ये सामंजस्य करती है, चाहे वो विचार नए हों, पुराने हों तो नए पुरानों में सामंजस्य, विवेक, आत्म। अब इस प्रकार से आप देखिए कि साहित्य में भावों का निरूपण कल्पना के माध्यम से ही होता है। मतलब हमारे मन में जो विचार आता है उसी से तो हम सर्जना करते हैं। या कवि के मन में जो विचार आया, कवि ने जो अनुभूति की, कवि की जो संवेदना है, जो महसूस करता है, उन सबको शब्दबद्ध किसके आधार पर करता है? अपनी कल्पना के आधार पर करता है। उसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करता है, क्योंकि उसके पास एक सर्जना शक्ति है। मन में उद्भूत भाव जब तक अनाभिव्यक्त रहते हैं तब तक कल्पना के माध्यम से उनका चिंतन मनन नहीं हो जाता। मतलब कि साहित्य में भावों का निरूपण कल्पना के माध्यम से ही होता है। मतलब अभिव्यक्ति उसी के कल्पना के माध्यम से होती है। मन में उद्भूत भाव जब तक अभिव्यक्त नहीं हो जाते, मतलब जब तक अनाभिव्यक्त रहते हैं, जब तक कल्पना के माध्यम से उनका चिंतन मनन नहीं हो जाता, साहित्यकार जो यथार्थ जगत में देखता है या अनुभव करता है उसे उसी रूप में अभिव्यक्त नहीं करता, वरन कल्पना तत्व के द्वारा उसे भव्य और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब कहने का मतलब कि जो कवि मन है, कलाकार है, जो भी अनुभूतियाँ वो करता है उसको ज्यों का त्यों नहीं रख देता, बल्कि उसके अंदर वो उसको आकर्षक, प्रभावी, भव्य बनाने के लिए उसमें कल्पना तत्व को समाहित करता है और उसे आकर्षक बनाता है। रसमयता या आनंद भाव वह कल्पना तत्व के माध्यम से ही इसके भीतर लाता है। मतलब काव्य सर्जना में वो किसके भीतर आनंद की अनुभूति कैसे कराता है कि रसमयता या जो आनंद का भाव हमें काव्य को सुनकर पढ़ कर के होता है, वो केवल कल्पना तत्व ही है जिसके माध्यम से हम महसूस करते हैं, जिससे साहित्य में आस्वाद आता है। जिसे कहते हैं आनंद की अनुभूति होती है साहित्य से, साहित्य को पढ़ करके सुनकर, वो यही है। कल्पना तत्व के विषय में विभिन्न विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए हैं बच्चों, वो देखिए किस प्रकार से हैं कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है कल्पना के विषय में कि भावना और कल्पना की अभिन्नता को शब्दों में अंकित करते हुए वे कहते हैं कि जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना है। साहित्य वाले इसे भावना कहते हैं और आजकल लोग इसे कल्पना का नाम देते हैं। कहने का मतलब कि जो चीज़ हमने से अलग है, दूर है, और उसको जैसे ही हम अपने मन के भीतर प्रविष्ट करते हैं तो वो हमारे को बिल्कुल नज़दीक ले आती है, मतलब नज़दीक हमारे आ जाती है। उसको हम वैसा का वैसा ही उस रूप की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो कई लोग इसको भावना कहते हैं और आजकल लोग इसको कल्पना का नाम देते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने अपने विचार ये कल्पना के संबंध में प्रकट किए हैं। स्टीफन जे ब्राउन, उनका बच्चों कल्पना के विषय में उन्होंने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है कि कल्पना वह शब्द या वाक्य है जो इंद्रिय गोचर पदार्थ की कमनीयता अन्य किसी दूसरे पदार्थ के समकक्ष रखकर बढ़ा देता है। मतलब कल्पना वह महत्वपूर्ण तत्व है या वह शक्ति है या वह शब्द या वाक्य जो इंद्रिय गोचर पदार्थ की कमनीयता, मतलब जो हमने इंद्रियों से उसको महसूस किया है किसी भी पदार्थ को, दूसरे पदार्थ के समकक्ष ला करके हमारे समक्ष खड़ा कर देता है। कॉलरिज ने कल्पना के विषय में गंभीर चिंतन किया है बच्चों, और कॉलरिज मन को सक्रिय मानते हैं, इसलिए वह कहते हैं मतलब हमारा मन हमेशा सक्रिय रहता है, वो कभी शांत नहीं रहता। कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ कल्पना सदैव हमारे भीतर पैदा होती रहती है, अनुभूतियाँ हम करते रहते हैं, जिसे मन का स्वयं सक्रिय होना आवश्यक है। वो कहते हैं कि दर्शनानुभूति के लिए मन का स्वयं सक्रिय होना ज़रूरी है, इसलिए वो मन को सक्रिय मानते कि मन कभी भी, मन चंचल होता है, मन कभी भी शांत नहीं रहता, उसमें अनेक प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं। कॉलरिज ने कल्पना मतलब इमेजिनेशन को फैंसी से भिन्न माना है।
उनके अनुसार मतलब फैंसी उससे डिफरेंस है। उनके अनुसार फैंसी वह प्रवृत्ति है जो चित्र संघातों को उत्पन्न करती है। निष्कर्ष रूप में विभिन्न विद्वानों के विचार के आधार पर कल्पना तत्व का कार्य इस प्रकार है कि देखिए जो निष्कर्ष निकल के आया, अभी जो मैंने संक्षिप्त में आपको बताया कॉलेज के जो विचार थे कल्पना के विषय में, कि कल्पना के द्वारा हम पूर्वानुभूत पदार्थों के आधार पर मनोनुकूल रूपों को देखते हैं। कल्पना से हम वापस जो हमारे मन में जो विचार हैं या हमारी अनुभूतियाँ हैं उनको अपने मनोकूल हम महसूस कर सकते हैं। दूसरा, धूमिल अतीत की विशृंखल कड़ी को व्यवस्थित कल्पनाएं करती है। मतलब कई बार अपन अब देखते हैं कि हमारे मन में बहुत सारे अतीत के चलचित्र चलते रहते हैं। जब वो अतीत के चलचित्र हमारे समक्ष किस प्रकार से आते हैं कि वापस हम कल्पना करते हैं, वापस हम अपने अतीत में लौटते हैं और वो कल्पना साकार होकर के हमारे समक्ष आती है और वो कल्पना ही अतीत के चलचित्रों जो बिखरे पड़े हैं उनको व्यवस्थित करके वापस हमें वो बीते हुए दिनों की या उस अतीत को का स्मरण करा देती है या उसकी अनुभूति हमें करवा देती है। तीसरी बात आप देखो बच्चों कि पात्रों की चरित्र सृष्टि में कल्पना प्रयुक्त होती है। पात्रों का जो चरित्र निर्माण होता है उसमें भी कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वस्तु वर्णन, व्यक्ति वर्णन तथा आलम्बन की रूप प्रतिष्ठा भी कल्पना का ही एक प्रमुख व्यापार है बच्चों। किसी भी वस्तु का वर्णन किया जाए, व्यक्ति का वर्णन किया जाए, आलम्बन के रूप की प्रतिष्ठा भी कल्पना का ही एक व्यापार कही जा सकती है। मतलब जिससे देख कर के विचार उत्पन्न होते हैं, वो आलम्बन का केंद्र जो है वो सारे भाव किसके द्वारा से हमारे भीतर जागृत होते हैं, कल्पना के माध्यम से एक रूप प्रदान वो कल्पना करती है, व्यवस्था उसको प्रदान करती है, व्यवस्थित करती है विचारों को। पांचवा बिंदु हम देखें कि वस्तु की पूर्ण प्रभावोत्पत्ति की दृष्टि से उपयुक्त सटीक साहित्य रूप की अवधारणा कल्पना से ही संभव है। देखिए बच्चों कि वस्तु या किसी भी बात का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और साहित्य की जो अवधारणा हम देखते हैं या साहित्य के भीतर जो कुछ भी लिखा गया है, साहित्य में जो भी व्यक्त किया गया है, वो सब हम किस प्रकार से अनुभूति हमारे भीतर होती है, कल्पना के माध्यम से। हम कल्पना करते हैं कि भाई इस प्रकार से रहा होगा, ये चीज़ें हो रही होंगी। जैसे कोई संस्मरण है या किसी पात्र का वर्णन है, कोई कवि या साहित्यकार ने उसको किया है, तो हम उस साहित्य की जो अनुभूति है, जो लिखा गया है, उसको हम कैसे महसूस कर रहे हैं, कल्पना के द्वारा। मतलब वो पढ़ करके या सुन करके हमारे मन में विचार उत्पन्न होगा, कल्पना उत्पन्न होगी और साक्षात बिंब हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगा। यही कल्पना का प्रमुख कार्य है। कल्पना से कुछ भी रिक्त नहीं, मतलब कल्पना से कुछ भी परे नहीं है। यहाँ तक कि वस्तु जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हमारी आंखों से हम देखते हैं, वह भी हमारी कल्पना का ही प्रतिबिंब है। कल्पना के अभाव में सूक्ष्म विशेषताओं, गुणों, चेष्टाओं, क्रियाकलापों और भावों को पूर्णतः प्रकट नहीं किया जा सकता। मतलब कल्पना के बिना सब कुछ अधूरा है। जो भी अनुभूतियाँ हैं वो सब कल्पना के द्वारा संभव है। उसी के द्वारा जो असुंदर प्रकृति भी कल्पना के द्वारा जो है सुंदर बन पड़ती है और जड़ पदार्थ भी बच्चों कल्पना के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो चीज़ हमने देखी नहीं है, सुनी नहीं है या हमारी कल्पना में कोई चीज़ है, तो यदि वो साहित्य के माध्यम से हम पढ़ते हैं तो बिंब या वह वस्तु या किसी व्यक्ति का जो वर्णन है या जो स्थान का वर्णन है वो हमारी कल्पना में जागृत हो जाता है, हमारी कल्पना में आ जाता है, वो बिंब हमारे सामने आता है। तो कल्पना का यही महत्वपूर्ण कार्य है कि वह जड़ पदार्थ में भी एक चेतनता स्थापित कर देती है और जड़ से जड़ पदार्थ भी कल्पना के माध्यम से प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं।